अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमने जो रिसेंटली टॉपिक स्टार्ट किया है वो कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग कैपिटल बजटिंग इज़ अ प्लान ऑफ इनकरिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके अंदर हमने जो थोड़ी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स को थोड़ा सा उसका इंट्रो किया। सबसे पहले जो हमारी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक होती है वो है ARR, या उसको आप कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देन आपकी जो होती है वो आपकी होती है पेबैक पीरियड होती है। देन आपकी जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है डिस्काउंटेड कैश फ्लोज के अंदर। देन आपकी इस IRR होती है। सो गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, it is essential that there is a proper screening of the investment proposal. An important part of this screening process is to ensure that business uses appropriate methods of evaluation. देखिए, मैंने इससे अर्ली लेक्चर के अंदर यही चीज़ें डिस्कस की थी कि जब आपकी मैनेजमेंट जो है आइडेंटिफाई करती है सूटेबल प्रोजेक्ट्स को, उन सूटेबल प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के मेथड्स होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की टेक्निक्स होती हैं, जो कि अभी हमने इसको देखा, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को, पेबैक पीरियड को, या नेट प्रेजेंट वैल्यू को, या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को, ये चारों इन्वेस्टमेंट अप्रेजल या इनमें से कोई जो भी उसके साथ रिलेवेंट होगी, सुटेबल होगी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, उसको अप्लाई किया जाएगा। तो जिससे हमें जो हम मुतलका रिजल्ट जो होंगे वो इतने अच्छे मिलेंगे, हम उस प्रोजेक्ट के साथ उसको ऑप्ट कर लेते हैं टू इनकर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप चाहे पब्लिक सेक्टर में जाएंगे चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, जो मैंने तकरीबन 18 से 20 साल के जो मेरा कैरियर है पब्लिक सेक्टर के अंदर या प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो यही चारों मेथड्स हैं। आप कहीं भी चले जाएं, पाकिस्तान के अंदर रहें, पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, अदर कंट्रीज में चले जाएं, किसी भी प्रोजेक्ट को एवेलुएट करने के लिए यही चारों अप्रेजल टेक्निक्स होंगी या इनमें से कोई होगी। सही है। सो research shows that these are basically 4 methods used in practice by businesses throughout the world to evaluate investment opportunities, and they are accounting rate of return, या आप इसको ROCE भी कहते हैं, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, देन आपका पेबैक पीरियड, देन आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू, देन आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सो जो अब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड होते हैं, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं रोज को या ARR को। रोज इज आल्सो नोन एज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अब इसका फार्मूला क्या होता है? एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इनिशियल कैपिटल कॉस्ट। इनिशियल कैपिटल कॉस्ट जो आप उसके ऊपर इनकर करते हैं नॉन करेंट एसेट्स के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय इसको आप 100 करेंगे तो आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या रोज आ जाएगी। या अल्टरनेटिवली इसका जो फार्मूला होता है वो एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इनिशियल कैपिटल कॉस्ट वहां पे होगी जहां पे आपको जो है इन्वेस्ट एवरेज के लिए एवरेज इन्वेस्टमेंट जिस वजह से आपका ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस आपके पास कॉस्ट ऑफ नहीं होगा। ज़ाहिर आप अगर एक एसेट बाई करते हैं तो आपका उसका ओपनिंग बैलेंस होगा और बाय द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका क्लोजिंग बैलेंस भी होगा, तो वहाँ पे तो आप एवरेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ कैपिटल कॉस्ट दी गई है तो वहाँ पे आप उसको एवरेज नहीं कर सकते, उसी अमाउंट के साथ आप डिवाइड कर देंगे। द एवरेज इन्वेस्टमेंट कैन बी कैलकुलेटेड एज, सो इसमें क्या करते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस इसकी जो स्क्रैप वैल्यू होती है या इसको डिवाइड बाय 2 भी होती है। यस, अल्टरनेटिवली इसको हम ऐसे भी करते हैं, ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइड बाय 2, वैसे भी हम कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। सो बेसिकली कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट में आता क्या है? द इनिशियल कैपिटल कॉस्ट could comprise any or all of the following: cost of new asset, net book value of existing assets to be used in the project, investment in working capital, capitalized R&D या रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ये चारों हो सकते हैं या इन चारों में से कोई कॉस्ट हो सकती है। सो अब डिसीजन रूल क्या है? द डिसीजन रूल फॉर रोज और ARR इज, या आपने किसी भी प्रोजेक्ट को कब एक्सेप्ट करना है, इफ द एक्सपेक्टेड रोज या ARR for the investment is greater than the targeted that is set by the management, then project should be accepted. अगर मैनेजमेंट ने कहा है कि आपके पास जो है ना आपने 20% आपका ARR होना चाहिए और आपने जब प्रोजेक्ट को एवेल्युएट किया तो वो 22% आ गया या 25% आ गया, इट मींस दैट इज हायर बाय द टारगेट दैट इज सेट बाय द मैनेजमेंट, तो आपको प्रोजेक्ट क्या करना चाहिए? आपको ऑप्ट कर लेना चाहिए। अब मैं आपको जो है ARR का हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उसमें मैं आपको इसको हम प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। सो
हम एक्टिविटी 8.1 को हम देखते हैं। बिलिंग स्टेट बैटरी कंपनी हैज कैरिड आउट सम रिसर्च दैट शोज दैट बिजनेस कुड प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड सर्विस दैट इट हैज रिसेंटली डेवलप्ड। Provision of the service would require investment in the machine that would cost for 100,000 payable immediately. Sales of the service would take place throughout the next 5 years at the end of the time. It is estimated that the machine could be sold for 20,000. अब आप जो एक मशीन बाय कर रहे हैं 100,000 की, उससे आपको जो बेनिफिट्स हैं वो आने वाले 5 साल तक मिलते रहेंगे। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है सेल ऑफ सर्विस वुड टेक प्लेस थ्रू आउट द नेक्स्ट 5 years। उससे जो प्रोडक्शन होगी उसमें आपकी जो सेल्स है वो अप टू 5 years चलेंगी, और बाय द एंड ऑफ 5 year उसकी जो वैल्यू होगी मशीन को बी सोल्ड फॉर रुपीज 20,000। सो मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहले इसके अंदर तो हम जो है डेप्रिसिएशन का फिगर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। एआरआर का फार्मूला या रोज का फार्मूला हमारे पास क्या है? एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। सो वेयर इन एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है उसका फार्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस डिस्पोजेबल वैल्यू। अब देखिए कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी थी? 100,000, और इसकी जो डिस्पोजेबल वैल्यू थी वो कितनी? 20,000। सही है। तो इसकी जो उसका डिनोमिनेटर वो क्या था? 2 था। सो इसको अगर हम इसको सम अप करें तो हमारे पास आ जाता है 100,000 प्लस 20,000। सही है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 120,000, 120,000 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास जो आ गई जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है वो क्या आ गई हमारे पास? 60,000 की। लेकिन इससे पहले हमने हमने फाइंड क्या करना है? अब इससे पहले हमने करना है एवरेज एनुअल प्रॉफिट। सबसे पहले हमने जब एनुअल एवरेज एनुअल प्रॉफिट, तो अगर हम देख सकते हैं हमारे पास जो है ईयर 1 में हमें कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। देखिए जो फार्मूले के अंदर था वो था एवरेज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके अंदर डेप्रिसिएशन नहीं था। इसका मतलब है कि हमने डेप्रिसिएशन जो है वो लेस ये जो हमें प्रॉफिट है ये बिफोर डेप्रिसिएशन है, हमने इसमें से अभी डेप्रिसिएशन लेस करनी है। सो हमारे पास जो पहले हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास जो 5 साल की प्रॉफिट है वो कितनी है? 20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 20। ये हमारे पास जो है 5 साल की प्रॉफिट आ गई। ये क्या है? ये प्रॉफिट नहीं है, ये डिस्पोजेबल प्रोसीड है फ्रॉम द मशीन। सो प्रॉफिट हमारे पास यही है जो हमने इसको किया है। तो अब हमारे पास जो है हम इसको हम प्लस करें, 20 ये हमारे पास आ गया 20 और 40 60, 60 और 60 120, 120 प्लस 60 180, 200, 200 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास जो एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया? वो हमारे पास आ गया 40, या इसको आप कह सकते हैं 40,000। इनफैक्ट ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट जो है ये जो है इन थाउजेंड्स है। सही है। सो ये 40,000 आ गया। ये हमारा क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट आ गया। लेकिन ये क्या है? एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है। तो अगर हमने डेप्रिसिएशन को फाइंड करना है तो डेप्रिसिएशन में आप ये देखिए कि इसकी जो बुक वैल्यू थी वो कितनी थी? इसकी जो कॉस्टिंग थी वो कितनी थी? 100,000। और लेस करेंगे इसकी स्क्रैप वैल्यू दैट इज 20,000। तो हमारा जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है इन 5 years वो कितना है? 80,000। तो 80,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, हम हमें क्वेश्चन के अंदर कितने गिवन है? जहाँ पे सेल्स रेवेन्यू आता रहेगा वो है 5। तो हमारी जो एवरेज डेप्रिसिएशन आ गई वो आ गई हमारे पास 16,000। सो हमारे पास जब ये आ गई 16,000 तो इसके अंदर क्या होगा अब कि हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है वो आ गया 40,000। ये एवरेज प्रॉफिट है 40,000। ये है बिफोर डेप्रिसिएशन, और ये है अगेन ये हमारे पास क्या आ गई? डेप्रिसिएशन। ये हमारे पास आ गई डेप्रिसिएशन। सही है। और ये हमारे पास आ गया एवरेज प्रॉफिट, एवरेज एनुअल प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। सो अब हम क्या करेंगे? हम एवरेज प्रॉफिट एवरेज एनुअल प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगा हमारे पास? वो आ जाएगा 40,000 माइनस 16,000। तो ये हमारे पास बन जाएगा 24,000
ये आपका क्या आ गया, एवरेज एनुअल प्रॉफिट, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो अब ये आ गया 24,000। तो अब अगेन अगर हम फार्मूले के अंदर जाएं तो हम जो फार्मूला क्या है इसका, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन या बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दैट इज 24,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट दैट इज 60,000, ये हमने फाइंड किया था, मल्टीप्लाई बाय फार्मूले का 100, तो हमारे पास आ गया दिस इज व्हाट 40, या इसको आप कहते हैं 40%, ठीक है 40%। तो आपका जो इसमें आ गया है ए आर आर, वो आपके पास आ गया है 40%, ए आर आर आपका आ गया है 40%। सो इस प्रोजेक्ट को अगर हम अंडरटेक करते हैं, इस प्रोजेक्ट को अगर हम अंडरटेक करते हैं, तो जो हमने ए आर आर हमारा इसमें आ रहा है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है, तो वो जो है हमारे पास आ रहा है 40%। गेन मैं आपको इसमें बता दूं कि एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ना, फार्मूला जो है जो हमने भी डिस्कस किया, तो यहाँ पे जो हमें फिगर्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल दिस मच है, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है, हमने बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है, बिफोर डेप्रिसिएशन नहीं लेना, तो मीनिंग देयर बाय इसमें से हमने डेप्रिसिएशन का फिगर अभी हमने माइनस करना है। तो ये जो हमने एनुअल प्रॉफिट्स को हमने एवरेज किया, तो ये जो हमारे पास आ रहा था, अगर आप देख सकें तो ये 20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 5 ईयर से हमने डिस्कस किया, तो हमारे पास क्या आया 40 आया, और 40 क्या था हमारा, ये हमारा था एवरेज प्रॉफिट, ठीक है एवरेज प्रॉफिट था ये हमारा एवरेज प्रॉफिट। और लेकिन ये हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है 40 या 40,000 क्यों है, 40,000 ये 40 और ये 40,000 क्यों है, अमाउंट जो है हमारा किसमें इन थाउजेंड्स है, तो हम 40,000 को 40 लिख सकते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट बिफोर जो है हमारा जो आया वो कितना आया, ये 40,000 आ गया। सो अब इसका जो है ये हमारे पास क्या था, हमने फाइंड करनी थी डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए हमारे पास जरूरी था कि हम जो है इसकी कॉस्ट में से इसकी रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू को माइनस करते, तो वो हम अब देख सकते हैं कि ये 100,000 है, इसमें से हमने 20,000 माइनस किया, तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 80,000। अब ये 80,000 जो है हमारा जो एसेट है या जो मशीन है, ये जो भी एसेट है लिंक स्टेट बैटरी की ने बाय की है, ये प्रोजेक्ट फोरकास्ट कर रहे हैं, ये हमारे पास 5 इयर्स रन होगा। तो 80,000 को जब हमने नंबर ऑफ ईयर्स, ये देखिए हमने जब डिवाइड किया 5,000 से, हमारे पास जो आंसर आया वो आया 16,000, ठीक है ये क्या है आपकी डेप्रिसिएशन आई है। अब आपने 40,000 क्या था बिफोर डेप्रिसिएशन था, इसमें से जब आपने डेप्रिसिएशन लेस की, तो हमारे पास एवरेज एनुअल प्रॉफिट जो है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट जो है वो हमारे पास क्या आ गया 24,000। तो इससे पहले हमने जो है इनिशियल कैपिटल कॉस्ट या एवरेज इन्वेस्टमेंट हम फाइंड कर सके थे, उसका फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस आपकी डिस्पोजेबल वैल्यू डिवाइड बाय 2, ठीक है। या अगर यहाँ पे अगर हमें ना गिवन होता 20,000, तो मे बी कि मोस्ट प्रॉब्लली हम इसको ले लेते, अगर इसका ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस होता, ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइड बाय 2, तभी आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट बन जाना था। तो ये क्या है 60,000, इस फार्मूले के अंदर जब हमने इसको इंसर्ट किया, एवरेज एनुअल प्रॉफिट दैट इज और 24,000, इसको हमने डिवाइड किया 60,000 दैट इज योर एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो मल्टीप्लाई किया 100 से जो कि फार्मूले का है, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 40%। 40% हमारे पास क्या आ रहा है, ए आर आर आ रहा है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। सो इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन को दूसरे एंगल से डिस्कस करते हैं। दिस इज नाउ योर एक्टिविटी 8.2, Chartic Industries is considering an investment in a fleet of 10 delivery vans to take its products to customers. The van will cost 15,000 each to buy. अगर हमने एक वैन बाय करनी है, तो हमें एक वैन कितने की पड़ रही है 15,000 की, और हमने कितनी वैन्स को बाय करना है 10 वैन इन ए फ्लीट ऑफ 10 वैन्स, सही है। सो हमारे पास जो कॉस्ट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 10 वैन्स की, वो आ जाएगी 15,000 इंटू 10, तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ वैन आ जाएगी 150,000, 150,000। सो नेक्स्ट हम इसको क्वेश्चन को करते हैं, द एनुअल रनिंग कॉस्ट आर 20,000 फॉर ईच वैन, द एनुअल रनिंग कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी 20,000 पर वैन है। तो अगर एक वैन की 20,000 है, तो हमारे पास 10 वैन्स की कॉस्ट कितनी आ गई 20,000 इंटू 10,
हमारे पास जो है रनिंग कॉस्ट आ गई 20,000 इंटू 10, तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 20,000 था ना, मैंने 2 लाख कर दिया, यस मैंने 2 लाख कर दिया। सो 20,000 इंटू 10, तो ये हमारे पास रनिंग कॉस्ट जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2 लाख। ये आपकी रनिंग कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट ऑफ 10 वैन्स, जबकि ये आपकी क्या है, परचेज कॉस्ट ऑफ 10 वैन्स। ओके, हमारी जो कॉस्ट आ गई वैन्स की वो कितनी है 150,000, जबकि इसकी जो रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है 10 वैन्स की वो कितनी है 200,000। ओके, द वैन्स आर एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट सक्सेसफुली फॉर 6 years, and at the end of which they will all to be sold with disposal proceed expected to 3,000 a van। तो डिस्पोजल प्रोसीड एक वैन की अगर 3,000 है, तो 10 की कितनी होगी 10 वैन्स, तो वो हमारे पास आ रही है 10 वैन्स 3,000 ईच है, और 10,000 10 वैन्स है, तो हमारे पास जो डिस्पोजल प्रोसीड आ रही है वो आ रही है 30,000। सो अगर हम इसको अब देखें, अब इसकी फिर डेप्रिसिएशन कितनी होगी, डेप्रिसिएशन हमारी कितनी होगी, आप ये देखिए कि हमारे पास जो थी वो कॉस्ट ऑफ वैन्स कितनी है, वो हमारे पास कॉस्ट ऑफ वैन्स थी 120,000 150,000, और माइनस करेंगे हम इसमें से 30,000 जो कि इसकी डेप्रिशिएबल होगी, तो हमारे पास आ जाएगी 120,000 डिवाइडेड बाय, अब ये जो वैन्स हैं अगर क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो उसमें लिखा हुआ है द वैन्स आर एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट सक्सेसफुली फॉर 6 years, तो हमारे पास उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20,000। तो ये 20,000 आपकी क्या आ गई है, या आपकी डेप्रिसिएशन आ गई है, डेप्रिसिएशन तमाम वैन्स की, एक वैन की नहीं, ये तमाम वैन्स की है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है हमने ये देखना है कि हमारे पास जो एवरेज, अब हमने एआरआर के फार्मूले को अगर हम इसको फार्मूले इसको फॉलो करें तो क्या है एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स। तो अब इसमें क्वेश्चन हम बाकी पढ़ लेते हैं। एट द एंड ऑफ पीरियड दे विल चार्ज अ टोटल ऑफ 200, ओके, which they will all have to be sold with disposable proceed of expected to be about 3,000 a van at present. Okay, now at present the business uses a commercial carrier for all its deliveries। अभी तो हमने ये कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स किया हुआ है, ठीक है, हम क्या करें, हम प्लान करें कि अगर हम 10 वैन्स को खरीदने तो कॉस्ट क्या होगी, उसकी जनाब रनिंग कॉस्ट क्या होगी, उसकी आपकी सेलिंग प्रोसीड आफ्टर उसकी जो है जब वो खत्म हो जाएंगी उसका पीरियड, तो तब कितनी होगी, उसकी डेप्रिसिएशन कितनी होगी, ये सारी चीजें हम प्लान करें। एट प्रेजेंट द बिजनेस यूजेस अ कमर्शियल कैरियर फॉर ऑल दीज डिलीवरीज, अपने तमाम कामों के लिए अभी तक हमने एक ये काम आउटसोर्स किया हुआ है, एक कमर्शियल कैरियर के साथ करवा रहे हैं, और उसको हम पे क्या करते हैं 230,000 ईच ईयर। ठीक है, it is expected that this carrier will charge a total of 200,000 each year for the next 6 years, कि वो नेक्स्ट 6 years के जो है ये 230,000 जो है वो करेगा। तो अभी तक हमारे पास जो फिगर्स आए हैं ये आए हैं हमारे पास, देखना रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आई है, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो हमारी आई है ये पर एनम है, ये भी हमने पर एनम हमने फाइंड किया, हमने इसको जो ना 10 व्हीकल्स की है, 10 व्हीकल्स की पर एनम है। तो अब जो हमारी जो कॉस्ट पे टू कैरियर है वो कितनी है 230,000। अब फॉर एग्जाम्पल हमने बचा कर रहे हैं, हमने ये चीजें फोरकास्ट करनी है ना, हमने 230,000 हमारे कैरियर को हम पे करते हैं, अगर हम ये वैन्स परचेज करते हैं तो हमारी रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आएगी, वो है हमारे पास 200,000 है 10 वैन्स की। तो 200,000 को जब हम इसमें से लेस करेंगे, 200,000 को जब हम इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास जो होगा हमारे पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा वो कितना होगा
ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो हमारे पास बचेगा इसमें से 30,000, ठीक है। 30,000, 230,000 जो हम कैरियर को पे करते, अगर हम एक वैन बाय कर लेते हैं तो वैन्स बाय करें हम 230,000 की, हमने बचाया कितना आउटसोर्सिंग से, आउटसोर्सिंग को अवॉइड करके हमने बचाया 30,000, अगेन मैंने इसको मेरे 300,000 कर दिया। सो अब इसमें से ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आपके आ गया, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है। इसमें से जब हम डेप्रिसिएशन का फिगर माइनस करेंगे तो डेप्रिसिएशन का फिगर अगर आप देख सके तो एनुअल फिगर हमारा कितना आया था 20,000। तो इसमें से जब हम 20,000 भी माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा आफ्टर डेप्रिसिएशन टू फाइंड, वो कितना आ जाएगा 10,000। एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन वो आ जाएगा हमारे पास 10,000। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे आगे एवरेज एनुअल प्रॉफिट जो आ गया वो आ गया हमारे पास 10,000। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो इसकी जो एक चीज जो हमने अभी तक फाइंड नहीं की वो थी एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट का फार्मूला क्या था? एवरेज इन्वेस्टमेंट का जो फार्मूला था वो ये था कि आपने कॉस्ट ऑफ मशीन जो कि इस क्वेश्चन के अंदर है 150,000, जो इसकी डिस्पोजेबल वैल्यू थी वो कितनी थी 30,000, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 180,000। 180,000 को जब आपने डिवाइड किया 90,000 से, सॉरी 2 से, एवरेज करना है ना, तो ये हमारे पास आ गई एवरेज इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ गई 90,000 की। सो जब आप अब इसका जो फॉर्मूला आप लगाएंगे, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आ गया हमारे पास 10,000 डिवाइडेड बाय आपका जो एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गया वो आपका आ गया 90,000, ठीक है। और डिवाइड करेंगे इसको, मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको 100 से, जो आपके फॉर्मूले का है, तो आपका जो ARR आ रहा है वो आ रहा है 11.11%। आपका ARR जो आ गया वो है आपका 11.11%। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ARR का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई या दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग, तो प्लीज़ 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 आप मुझसे पूछिएगा। क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कहीं से भी पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें, ऑनलाइन लेक्चर्स पढ़ें अबाउट ARR या अदर इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट मेथड्स। कहीं भी आपको कोई भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आता है प्लीज़ प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछें। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों की क्यूरीज को क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर एड्रेस कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।